Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 10 July 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं, it is of course a very sad news that we see that happened yesterday. तो वडोदरा यानी गुजरात में एक ब्रिज है which is about 15 meters long. And ये कोलैप्स हो गई. Okay, what is the name of the bridge? We'll write the name of the bridge. It's Gambhira Bridge. तो Gambhira Bridge is the name. Okay, and जो पानी है नीचे, okay, what is the river that we talk about? यहाँ पे the river is Mahisagar. तो ये आपको कुछ फैक्ट्स अगर आ सकते हैं तो याद रखना है. एज वेल एज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज द ब्रिज इज अ वेरी ओल्ड ब्रिज. 1985 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था. सो अबाउट 43 इयर्स पुराना ये ब्रिज है. एंड अकॉर्डिंग टू द गुजरात अथॉरिटीज ये कहते हैं कि इसका रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा था. नाउ विद रिगार्ड टू दिस ब्रिज वी सी दैट हाउ मेनी पीपल हैव डाइड. अराउंड 12 पीपल हैव डाइड. 9 ऑफ देम हैव बीन इंजर्ड. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने अपने थॉट्स और सब एक्सप्रेस किए हैं. एज वेल एज दे हैव आल्सो गिवन सम कॉम्पेंसेशन. तो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन भी दिया है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए. एनीवे लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू द एनपीआर. ठीक है, तो अभी सेंसस के साथ क्या एनपीआर होगा कि नहीं होगा ये अभी डिसाइड करना बाकी है. बट हमारे एग्जाम के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म एनपीआर मीनिंग. ठीक है, तो एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. अब ये सेंसस से कैसे अलग है? सेंसस में हम देखते हैं कि वी आर काउंटिंग द पॉपुलेशन, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा, है ना. वी गेट अ लॉट ऑफ डेटा विद रिगार्ड टू द रेजिडेंट्स दैट आर देयर इन द कंट्री. ओके, हमको जानना है विद रिगार्ड टू द हाउसिंग एस्पेक्ट, द पॉपुलेशन एस्पेक्ट, द लिटरेसी, जेंडर, द एज गैप, ये सब हम देखते हैं इन द सेंसस, राइट. और ये हर 10 साल में होता है. नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ डेटा व्हिच इज कॉल्ड एज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और ये सेंसस के साथ ही कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो लास्ट कलेक्ट किया था 2010 मतलब में क्रिएट किया था, यानी 2011 में ये सेंसस के साथ ये डेटा आया था और ये अपडेट भी हुआ है 2015-2016 में. Now this is a database for not just citizens of India but also the residents of India. Okay, यानी कि जो यहाँ पे रहते हैं. What do you mean by this term called usual residents? जो इंडिया में past 6 months से रह रहे हैं उनका भी ये डेटा कलेक्ट करता है. So the ones that are staying in India for the past 6 months and intend to stay for the next 6 months इनको कहते हैं usual residents. So इनकी गिनती होती है यहाँ पे. And ये जो डेटा है unlike census it can be given to central and state government and agencies, whereas census की अगर हम बात करें they only publish aggregate the overall data, right. but ये हमको parts या कुछ specific data चाहिए और ये इसका इस्तेमाल करती है central and state governments. and what is the reason for it? of course उनके लिए better policies और सब बनाने के लिए they need to have data, तो ये NPR का भी इस्तेमाल करते हैं. Right, this particular census is based, or this particular NPR is based or prepared under the provisions of the Citizenship Act आया था जो 1955 है और Citizenship Rules जो है 2003. तो इनके तहत इसको कलेक्ट किया जाता है. Okay, so first time कब कलेक्ट किया था? As I said 2011 के सेंसस के अंडर, and this is only the housing listing and housing schedule के अंडर ये डेटा कलेक्ट किया है. Okay, now with regard to some basics with regard to census 2027 जो होने वाला है, so यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि this is the first phase of census जो अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा. अभी क्या चल रही है? अभी ट्रेनिंग चल रहा है. Okay, and further we see enumerators जो होंगे सेंसस डेटा जो कलेक्ट करेंगे ये मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी होगा. So all of this that we are going to see for the first time ever in census history. That means this is the first digital census, right? That also we are seeing. Further ये first caste census होगा after independence, तो ये भी इसीलिए important है. Now यहाँ पे आपके लिए 2 questions हैं. Firstly, who is the Registrar General of India and Census Commissioner? और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर दोनों NPR और सेंसस कलेक्ट किया जाता है? कौन सी मिनिस्ट्री इसको ओवरलुक करती है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है.
Now let's also understand what is the significance. ए NPR क्यों कलेक्ट करना है? NPR कलेक्ट करना है बिकॉज रेजिडेंट्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइंड डेटा, एक जगह पे पूरे रेजिडेंट्स का डेटा हमको चाहिए, तो NPR हमको मदद करती है. फर्दर इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू इंश्योर हैव बेटर पॉलिसीज, राइट, बेटर स्कीम्स लेके आने के लिए उनके रेजिडेंट्स के लिए. तो ये हम देखते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो फॉर नेशनल सिक्योरिटी, हमको पता चलेगा ना कि कौन एग्जैक्टली रह रहा है, right? If there any militants or is there any with regard to any illegal migrants जो आ रहे हैं, इनके बारे में भी हमको कुछ डेटा मिलता है, right? Next is it will target the government beneficiaries in a better way. ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होगा, एक सिंपल एक मेथड से हमको डेटा कलेक्ट करने के लिए होगा. as well as implementing the idea of one identity card. Now this is also आगे जाके जैसे हमारा गवर्नमेंट का मकसद है कि एक ही कार्ड हो, जैसे कि अभी बहुत सारे अलग अलग कार्ड है, like you have the voter ID, you have the Aadhaar card, right? You have so many datas, okay, so many cards. तो वो एक ही identity card हो, तो इसीलिए we should have like proper data for that, and that is why the NPR helps us with it. Right? So this is all with regard to the NPR. Collect होगा कि नहीं अभी देखेंगे, अभी तक तो it's a big question mark. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू NAS के बारे में. नाउ व्हाट इज NAS? इट इज द नेशनल अचीवमेंट सर्वे. अभी इसके बारे में पहले पूरी जानकारी लेते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्टेक्स्ट इज ऑल अबाउट, दिस आर्टिकल इज अबाउट. तो NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेती है. ओके, सो विच अंडर, इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. कैन यू राइट इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? ये जो डेटा, ये जो सर्वे हम देखते हैं, ये हर 3 साल में एक बार होता है. सो इट कंडक्ट्स एवरी 3 years. ओके, नाउ दिस अचीवमेंट सर्वे इज विद रिगार्ड टू, आपको नाम से पता चला, ये एजुकेशन से रिलेटेड है. सो दे आर मेनली टेकिंग द एजुकेशन आउटकम्स ऑफ वेरियस क्लासेस. एंड विच क्लासेस आर वी टॉकिंग अबाउट? क्लासेस 3, 5, 8, 10. तो ये 4 क्लासेस कि बच्चों का ये डेटा कुछ लेते हैं पता करने के लिए कितना ये अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या ये इनका एजुकेशन आउटकम्स है. सो कौन से सब्जेक्ट्स में इनका लिया जाता है? इट इज विद रिगार्ड टू द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस. ओके, सो ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड बच्चों का लर्निंग आउटकम्स समझते हैं. सो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स डेटा टू ट्रांसफॉर्म स्टेट लेवल एजुकेशन पॉलिसी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ various states are doing in this data. Now अगर top performer पूछा जाता है तो याद रखना this is Punjab. Okay, Kerala has also done well, but Punjab ranks highest because score की बात करें then Punjab ranks. Now article जो है, article talks about Himachal Pradesh, right? Himachal Pradesh की बात करें, it was earlier in the 21st rank और अभी ये top 5 में आया है. Okay, that is why it has been like praised, right? It has been like noted कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस किया. Now to understand कि हिमाचल प्रदेश ने इतना चेंज कैसे लेके आए, now that is because of the reforms that they have taken. तो आर्टिकल कवर करता है कि फर्स्टली जब ये एक हिल स्टेट है, हिमाचल इज अ हिल स्टेट, वी सी दैट YS परमार, ही वाज द स्टेट के पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर एंड उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स लेके आए थे विद रिगार्ड टू द एजुकेशन सेक्टर. बट हाउएवर पोस्ट लिबरलाइजेशन बच्चे जो थे या द पेरेंट्स यूज्ड टू पुट देयर स्टूडेंट्स इन और देयर इन प्राइवेट स्कूल्स. तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट एज वेल. लेकिन अगर रिसेंट गवर्नमेंट की बात करें, हाउ दे हैव प्रमोटेड, हाउ दे हैव गिवन मोर पावर टू द स्कूल्स, हाउ दे हैव इंश्योर्ड एक्सपोजर टू द स्कूल्स, द टीचर्स, तो ये रिफॉर्म्स की वजह से हम देखते हैं कि स्कूल ने परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया किया है. सो दिस आर्टिकल मेनली टॉक्स अबाउट द बेनिफिट और द वेरियस रिफॉर्म्स डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स we will not be asked that, so we are focusing on what has been asked. and NAS आपको जनरल डेटा पता होना चाहिए. now इसके भी limitations भी बोला है, so let's us also see what exactly is not covered under this. cover नहीं करते हैं बच्चे का सोशो इमोशनल हेल्थ, राइट, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग या टीचर का कैसा रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, राइट, टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट, सिविक अवेयरनेस, इक्विटी, ये सब ये कवर नहीं करता. सो इसमें यहाँ पे ड्रॉबैक दिया गया है. whereas just बेसिक लर्निंग आउटकम जानने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और अ गुड डेटा.
Now coming to our one more question, who is currently or who history की बात करें colonial times में Britishers जब आए थे, one of the person is called as the father of modern education of India. Who is the father of modern education of India? आपको comment section में ये आंसर देना है. Okay, so that is my question for you based on this article. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है एक important international organization के बारे में जिसका नाम है FATF, which is Financial Action Task Force. Let's understand what is the basic article all about, and we'll also understand a little about this particular article or this particular organization. तो ये जो है पहली बार ये जो FATF ने एक इंक्लूड किया है एक सेपरेट सेक्शन उनके रिपोर्ट में. Now कौन सा सेक्शन उन्होंने ऐड किया है? The article is on state sponsored terrorism. Now what do you mean by state sponsored terrorism? जब भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट प्रमोट करती है या फंडिंग देती है टू परफॉर्म टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिस्ट ऑपरेशंस को फंड करती है, दैट इज कॉल्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. व्हेन गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म, इन प्रमोटिंग टेररिज्म, दैट इज कॉल्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. नाउ आर्टिकल या इसमें सेक्शन जो है इट इज कवरिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस जो है लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद. एंड दोनों जो हम देखते हैं किस गवर्नमेंट या किस कंट्री में है, यस इट इज इन पाकिस्तान, राइट. तो यहाँ पे बताया गया है कैसे हाउ दीज आर गेटिंग द फंडिंग्स टू डू देयर टेररिस्ट ऑपरेशंस. और इसमें एक कंट्री बहुत खुश है जो है इंडिया. इंडिया कहता है कि वी हैव प्लेड अ की रोल इन ब्रिंगिंग FATF रिपोर्ट आउट, FATF रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, कि हमने जितना बोला है वी हैव बीन पुशिंग दिस फॉरवर्ड कि टेक और ब्लेम पाकिस्तान फॉर डूइंग दिस. फर्दर ये रिपोर्ट का नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन terrorist financing risk. Okay, so this is the major report all about. Now let's understand exam point of view से firstly, okay, ये जब किया है FATF now has projected कि हाँ पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर कर सकता है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, all this is mentioned. Now what will be the implication? मतलब इससे क्या हो सकता है? इम्प्लीकेशन ये है कि अभी FATF ने बोला है कि जो भी इनको फंड्स दिया जा रहा है, जैसे US इसको फंड दे रहा है, तो इसमें प्रॉपर स्क्रूटिनी की वजह से स्क्रूटिनी करो और फिर फंडिंग दो, ठीक है. सेकेंडली हैव प्रॉपर रेगुलेशंस इन प्लेस, जैसे कि कैसे KYC होता है, नो योर कस्टमर होता है, वैसे ही टाइटन दीज नॉर्म्स, ठीक है ना. इससे पाकिस्तान को फंडिंग मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा. इट नीड्स टू कंप्लाई, तो अगर कंप्लायंस करना है तो कॉस्ट भी इनके बढ़ेंगे. सो दीज आर द challenges that we are seeing that Pakistan will have to face because of this. And of course India is happy because then terrorist activities will be having a hard time getting funds, and इसके कारण India will also be secured in this aspect, right. तो अगर हम देखिए FATF के बारे में क्या क्या important points हैं, तो FATF जो है it was established in 1989 और इनका जो headquarters है ये पेरिस में है. ओके, सो 1989 G7 के कंट्रीज मिले थे एंड मेजर इनका मकसद है टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग. सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस में ये हेल्प करता है, एज वेल एज टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करने में ये करता है. सो इट इंश्योर्स दैट पैसे जो आ रहे हैं ये जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, व्हेन ब्लैक मनी इज मेड वाइट, इलीगल मनी को लीगल बनाया जाता है, वो गलत है, राइट. इट इज इरोडिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री. ऑल्सो इट वी सी दैट यहाँ पे गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि टेररिज्म. ओके, सो टेररिस्ट फाइनेंसिंग. फर्दर इट विल हेल्प कंट्री टैकल, तो ये मदद करता है कंट्रीज को टू इंश्योर कि इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज और सब चेक करता है. ये दो लिस्ट मेंटेन करता है, वन इज द ब्लैक लिस्ट एंड द सेकेंड वन इज ग्रे लिस्ट. ओके, ग्रे लिस्ट इज लाइक अ वार्निंग लिस्ट, बट एज ब्लैक लिस्ट इज, अगर आप ब्लैक लिस्ट में आए तो यहाँ पे आपको सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस झेलने पड़ते हैं फ्रॉम मेजर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, IMF. आपको फंड्स नहीं मिलता अगर आप ब्लैक लिस्ट में होते हो. सो नो कंट्री वांट्स टू बी इन द ब्लैक लिस्ट, बट देयर आर three countries so far in the blacklist. Can you name the countries that are in the blacklist? ऐसे 3 countries हैं that are currently in the blacklist of the FATF.
ओके। फर्दर 40 मेंबर्स हैं टोटल, और इसमें 30 कंट्रीज होते हैं और 2 ग्रुपिंग्स हैं। सो 38 कंट्रीज में इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, whereas the 2 groupings that we see is Gulf Cooperation Council and second one is the European Commission, ठीक है। इंडिया joined in 2010 and यहाँ पे headquarters याद रखना, it is in Paris, same as the Organization of Economic Cooperation and Development, that is OECD. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल हमको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं 5 कंट्रीज में, राइट। वी सॉ द 5 कंट्रीज, घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वी हैव अर्जेंटीना, ब्राजील एंड फाइनली नामीबिया ऑल्सो। तो नामीबिया में क्या क्या रिलेशंस, क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए, कौन इनके प्रेसिडेंट है, ऑल ऑफ दैट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर आवर एग्जाम, ये भी हम देखते हैं। सो फर्स्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर ही एड्रेस्ड द नामीबियन पार्लियामेंट, और इन्होंने कहा है या कंपेयर किया है इंडिया और नामीबिया का रिलेशन टू अ फ्लावर। विच फ्लावर इज इट? दिस इज द नामीबियाज नेशनल प्लांट विच इज कॉल्ड एज वेलविच मिराबिलिस। What is the significance of this is, it is saying कि हमारा relation tough है, elegant है and growing stronger with time. Such a beautiful statement, isn't it? Further, Modi Award was awarded the Namibia's highest civilian award. तो हर जगह जा रहे हैं, उनको उनके civilian awards भी मिल रहे हैं, अच्छा है। So this one is called as the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis. Okay, so उनका order का नाम ही दिया है, that is the flower, the national Namibian plant. Who is the president? She is Netumbo Nandi Ndaitwah. Now this is important because she is the first female president of Namibia. Namibia और इंडिया के relations जानते ही हैं, चीताज भी लेके आए हैं, so we know that the relations have been strengthened over the recent years, but not over the recent years also. अगर हम देखते हैं जब Namibia was under the colonial rule in 1940, we were one of the first countries जिन्हें बोला कि yes, Namibia की इंडिपेंडेंस के बारे में हमने बात की थी, लाइक वी टॉक्ड अबाउट हैविंग अ फ्री नमीबिया आल्सो। सो वी सी दैट वी हैव रेज्ड आवर वॉइस फॉर देयर एस्पेक्ट एज वेल। ओके, अलग अलग उनके लिबरेशन के लिए हमने आवाज भी उठा दिया। सो वी हैव बीन वेरी can have historical relation with this particular country. Now let's see some geographical political aspects as well. तो ये मैप है of the south western part of Africa. तो यहाँ पे आप देखते हो इस पार्ट का, right? So which is the neighboring countries of Namibia? If we have to see, देखो अंगोला है, then we have Zambia, फिर यहाँ पे है बोत्सवाना एंड नीचे है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नामीबिया। हमने कुछ दिनों पहले घाना के नेबरिंग कंट्रीज देखे थे। कैन यू नेम विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ घाना? लेट मी सी, ये वाले अभी याद किए, अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। तो आपको घाना वाले बताना है क्योंकि वो भी हमने रिसेंटली देखा था। ऑलराइट, so this is कौन सी बॉर्डर मिलता है, कौन सी पानी मिलता है यहाँ पे? इट इज द अटलांटिक ओशन दैट हैज इट्स बॉर्डर विद द कंट्री। एंड यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नामीबिया से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नामीबिया से पास होता है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फर्दर कौन से डेजर्ट्स, मिनरल्स और सब है? सो वी हैव द नमीब डेजर्ट विच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेजर्ट। ओके, कौन सा है वो? नमीब डेजर्ट जो यहाँ पे है। वी ऑल्सो सी द कलाहारी डेजर्ट दैट इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे इट इज नोन फॉर मेनी मिनरल्स लाइक डायमंड्स, यूरेनियम, गोल्ड, जिंक एंड कॉपर। फर्दर, एज आई सेड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through this particular country. तो ये हमने देखा नामीबिया के बारे में। Let's understand what are the agreements that have been signed with Namibia. So यहाँ पे हम देखते हैं bilateral agreements signed. So we see Entrepreneurship Development Center हमने साइन किया है नामीबिया के साथ। Further, cooperation in health and medicine. दो ऐसे एंटिटीज, दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है नामीबिया, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशंस। एक है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दूसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। नाउ ऑफ कोर्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस? क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड एंड हैव अ रीकैप बिकॉज ये पुराने ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया ने स्टार्ट किए हैं, दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। सो पहला है क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट?
नाम से पता चलता है कि हम जो बहुत सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं उनके खिलाफ वी आर टू कॉम्बैट दैट वी आर प्रमोटिंग प्रॉपर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे ऐसे बिल्डिंग्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि कोई भी डिजास्टर आए दे शुड बी स्ट्रांग इनफ टू नॉट कोलैप्स, राइट। तो ये रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स की बात करें अगेंस्ट क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया ने स्टार्ट किया था अंडर द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट। ओके, यहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, इंडिया में है। 40 कंट्रीज इसका पार्ट है, 7 ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, एंड ये रिपोर्ट भी देता है कॉल्ड एज द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपको पता है कि अभी नामीबिया भी ऐड हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट द ग्लोबल बायोफ्यूल एजेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायोफ्यूल? नाउ यूजुअली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं बहुत साल के बाद ये बन जाते हैं, whereas biofuel is something that takes shorter time to create and it is using crops, okay, crops या bio कैन से बायोडाइवर्सिटी से चीजें कुछ लेते हैं हम, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स और सब इसका इस्तेमाल करते हैं, एल्गे का इस्तेमाल करते हैं और हम इससे बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। सो दिस इज फार मोर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल, एंड डिप्लीशन होने का खतरा भी नहीं है बिकॉज वी सी दैट बहुत साल नहीं लगता है एज वी सी फॉर द फॉसिल फ्यूल्स। तो हमने इसको भी कंट्रीब्यूट, इसको भी पुश किया है, एंड दिस इज सो दैट हम इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। So we are looking at the development and the deployment of biofuels. तो बहुत सारे एजेंसीज इसका पार्ट करते हैं, बहुत सारे मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है ये, तो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग गवर्नमेंट्स साथ में आके वांट टू प्रमोट बायोफ्यूल। तो ये भी इंडिया ने स्टार्ट किया है, इसका भी हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है। एंड व्हेन वाज दिस स्टार्टेड? दिस वाज स्टार्टेड इन 2023। ओके, सो दैट वाज 2019, दिस वाज 2023 अंडर द G20 समिट इन न्यू दिल्ली, जब हम प्रेसिडेंट थे G20 का, राइट। So this is again initiative by India ताकि getting together the consumers and the producers of biofuel, और इससे क्या होगा, jobs भी create होंगे, economic growth भी होगा because they are pushing this biofuel sector। तो इसमें भी अभी नामीबिया ने join किया है। Now let's understand what are the other cooperations we have done by digital cooperation। तो UPI का भी launch हुआ है। So India's UPI digital payment system has been adopted by Namibia। Okay, and this is again इससे क्या होगा, we don't need to talk about UPI, right? It was created in 2016 by which agency? By the National Payments Corporation of India, NPCI। NPCI जो है 2008 के पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम से बनी है, एंड इन्होंने बनाया है यूपीआई, एंड वी नो हाउ यूपीआई इज एक्सेसिबल, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्रिएट करता है, सो इट्स वेरी हेल्पफुल इन टुडेज टाइम। तो यहाँ पे नामीबिया इज ऑल्सो ऑपरेटिंग ऑन द सेम, अडॉप्टिंग द सेम। क्वेश्चन टू यू इज विच इज इंडियाज फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द यूपीआई? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, द फर्स्ट कंट्री, एंड आई डिस्कस दिस आई थिंक अबाउट लास्ट वीक, सो आई होप यू रिमेंबर द आंसर फॉर द सेम। Let's proceed to the next article. अगला article है with regard to global south. Now this is something relating to our previous article, Namibia. हमको पता है कि as I said 5 countries से visit हुआ है, and one country was Brazil, right? Brazil हमने इसीलिए भी विजिट किया था because of the BRICS summit, right? यहाँ पे BRICS summit हुआ था। So this happened on the 6th and 7th of July and India participated in that as well. Now इसके क्या outcomes हैं, ये आज के इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स में कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, तो जल्दी से हम ये देखते हैं what are the points, what was the declaration that had come in this regard. Okay, so this particular visit हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का, बहुत 5 कंट्रीज गए हैं। It has been the longest since 11 years। ओके, तो जुलाई 2 से लेके 9 तक बहुत बड़ा सा एक उनका विजिट रहा, एंड वन विजिट वाज ब्राजील। सो इसमें ब्रिक्स का लीडरशिप समिट उन्होंने अटेंड किया था, जो ब्राजील के रियो द जेनेरियो में था। ना आउटकम इफ यू सी विद रिगार्ड टू ब्रिक्स, पहले हम थोड़ा ब्रिक्स का बेसिक्स जल्दी से करते हैं। तो ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन, okay, the member countries we already know, Brazil, Russia, India, China, South Africa। okay, so 2009 से इसका एनुअल समिट होता है, हर साल होता है। okay, तो इस बार का 17th समिट जो है ये रियो द जेनेरियो में था, दिस वाज द 17th समिट, और 18th समिट जो
26 में होगा, 2026 में होगा. दिस इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया. ओके. Further, there are many countries that have joined the BRICS. तो पहले ये 5 countries नहीं है, अभी और countries ने join किया है. That is EEISU, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia is not part of it. In fact, यहाँ पे मैं I में replace करूँगी because ये Indonesia is the newest member of this group. ओके, एंड UAE. तो सऊदी अरेबिया ये जो कंट्री है इसने बोला कि हम ज्वाइन करेंगे, बट अभी तक इन्होंने फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं किया है. सो इट इज EEIIU. ओके, देन वी सी दैट इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में क्या क्या डिस्कस हुआ. एक तो है फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था लास्ट ईयर रशिया में. सो लास्ट ईयर रशिया वाज होस्टिंग इट, रशिया होस्टेड दिस इन कजान. तो उस मीटिंग में हमने ग्रेव कंसर्न एक्सप्रेस किया ओवर द गाजा वायलेंस. सो इट वाज अ मल्टीलैटरल क्रिटिसिज्म टू इजराइल कि जो भी गाजा में हो रहा है ये गलत हो रहा है, राइट. वायलेंस को एक्सप्रेस किया, तो वायलेंस को हमने बोला कि ग्रेव कंसर्न है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी talked about Gaza. The second time हम देखते हैं, we saw in the last meeting, okay, that happened just now in July 2025 इस month, we condemned the Israeli BRICS Israeli military operations. Okay, तो ये भी हमने condemn किया, BRICS के organization ने इसको condemn किया. फर्दर वी हाईलाइटेड द सिविलियन डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डेथ्स हो रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिल रहा है उनको. सो ऑल ऑफ दैट वाज रेज कंसर्न. सी ये जो हम देखते हैं ये इवेंट ऑल द वे फ्रॉम October 7 से हो रहा है 2023 से. ओके, सो दिस हैज बीन हैपनिंग, राइट. तो तभी हमने कोई मुद्दा नहीं दिया था, वी हैड नॉट टेकन एनी साइड्स, राइट. बट अभी हम देखते हैं वी हैव ओपनली विद द ब्रिक्स वी हैव सेड दैट ठीक है, वी आर एक्सप्रेसिंग ग्रेव कंसर्न. सेकेंड इंसिडेंट था ईरान. नाउ यू रिमेंबर ईरान इज अ पार्ट ऑफ दिस, राइट. तो ईरान को क्या हम क्रिटिसाइज करेंगे? हरगिज नहीं. सो वी हैव क्रिटिसाइज व्हाट, वी हैव कंडेम्ड द इजरायली अमेरिकन स्ट्राइक्स. अपने पता ही होगा आपको ऑपरेशन राइजिंग सन, या अगर हम देखते हैं अमेरिकन का मिडनाइट हैमर, ये ऑपरेशंस जो ईरान पे टारगेटेड थे, राइट. सो इसको भी हमने कंडेम किया है. फर्दर दे कॉल देम वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड UN चार्टर. नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि हमारा एक लेवल में सक्सेस हुआ है ब्रिक्स में, बिकॉज वी वर एबल टू take the support of these countries with regard to the terrorist activities that are done by Pakistan, right. तो यहाँ पे जो पहलगाम टेरर अटैक में यहाँ पे strong condemnation मिला है इस grouping से. So that means the event that was done, okay, by the group that is the resistance front, इसमें condemnation मिला है. Secondly, they have talked about combating terrorism, tackling cross-border terrorist activities और targeting terror financing. तो यहाँ पे भी इन्होंने आवाज रहा है. सो फाइनल डिक्लेरेशन में इनका भी जिक्र हुआ है. सो इंडिया इज हैप्पी. व्हाई सो? ऑल्सो बिकॉज चाइना ऑल्सो हैड टू सीड एंड अग्री टू इट, राइट. और चाइना वी नो इज अ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान. सो फिर भी उन्होंने हाँ बोल दिया है बिकॉज पीयर प्रेशर कुड बी, एंड दैट इज व्हाट वी सी इन दिस ब्रिक्स particular summit. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to measuring inequality. Now उसके लिए क्या exactly है आर्टिकल, what exactly it is, let's understand. So currently India is the 4th largest economy in the world. Can you tell me which are the top 3 economies in the world? अभी हम 4th हैं, तो अभी top 3 कौन से हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. So recently only we surpassed Japan. Japan था 4th, उसको ओवरटेक किया और अब अभी हम आए हैं 4th पोजिशन में. ये आर्टिकल या एक डेटा देता है कॉल्ड एज द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ. Okay, poverty and equity brief. Now who gives this particular data? The data is given by the World Bank. Now according to this हमको कहाँ जा रहा है? As the 4th equal society in the world. 4th equal society मतलब equality ज़्यादा है. Now it seems very funny because हम देखते हैं कि actual में कितनी inequality है society में. Now what is the reason on the basis of data कि कैसे हमको ये कहाँ जा रहा है 4th equal? That we are going to see in the coming time. But before that, understand which are the top 3, है ना? तो top 3 में है Slovakia, Slovenia and बेलारूस. ये हमारे टॉप 3 में आते हैं और हम हैं 4th इसमें. Now कौन सा डेटा मेजर किया है इक्वालिटी के लिए? इज द जिनी इंडेक्स. ओके, और हमारा स्कोर यहाँ पे 25.5.
Now let's understand what is the Gini index or also called as the Gini coefficient. ये दिया था in the 20th century by an Italian statistician जिनका नाम है Corrado Gini. तो Gini index का मतलब है it is basically measuring inequality okay or wealth incomes among a population. तो अगर आपका स्कोर 0 आता है that means you have perfect equality. अगर आपका स्कोर है 1 या 100% you have maximum inequality. तो ये 0 से 100 या 0 से 1 काउंट करता है. 0 मतलब इक्वालिटी है, 100% या 1 मतलब इनइक्वालिटी है. Right? So यहाँ पे if you see the measurement that is done, it is based on consumption. Okay, consumption based Gini. तो कितना कंजम्पशन करते हैं उसके हिसाब से ये काउंट करता है, नॉट बिकॉज ऑफ इनकम. तो ये एक प्रॉब्लम इस रिपोर्ट का है, ये क्रिटिसिज्म है इसका कि क्योंकि ये सिर्फ कंजम्पशन काउंट करता है ना. कंजम्पशन से हमारा इक्वालिटी थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखा रहा है. व्हाई सो? सी इफ यू आर पुअर, तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा होगा कि कम होगा? डेफिनेटली कम होगा, राइट? नाउ इफ यू आर रिच, व्हाट विल बी योर कंजम्पशन? नाउ इट इज सेड द कंजम्पशन विल स्टिल बी लोअर. इंडिया में हम सेविंग्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. ओके, सो इवन दो वट एवर यू कैन बी वेरी रिच, राइट, यू मे बी अर्निंग वेरी वेल इन इंडिया, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एंड अप कंज्यूमिंग. ओके, दे डोंट एंड अप बाइंग थिंग्स, दे थिंक अबाउट द फ्यूचर. अ टिपिकल मिडिल क्लास, अ टिपिकल इंडियन सोसाइटी, ओके, हाउ इट वर्क्स. तो इसके वजह से हमको पता चल रहा है कि इवन दो इनकम इंक्रीज हो रहा है, पीपल आर सेविंग मोर, दे आर इन्वेस्टिंग मोर, ओके, एंड द कंजम्पशन इसीलिए स्टेबल रह रहा है. और इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि हाँ इंडिया में इक्वालिटी ज्यादा है, बट नहीं, हम ये डेटा देख रहे हैं इसीलिए this does not give the clear picture. Second एक प्रॉब्लम ये भी है कि तुम रिच पीपल से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पार्टिसिपेट करे सर्वे में. सो रिच पीपल डोंट पार्टिसिपेट इन दीज सर्वेज, राइट? तो इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे. सेकेंडली सैम्पल साइज जो है बहुत रैंडम है, तो इसमें जो अल्ट्रा रिच है, जो बहुत ही अंबानी और सब, तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. So यहाँ पे if you see the true inequality is under counted, हमको अभी भी नहीं दिख रहा है कि ये inequality है. So here what is the solution here? Solution यह है कि तुम कंबाइन करो ये डेटा और इनकम टैक्स डेटा. देखो कि कितना लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं. Okay, see that data and then you will find a clear picture. Now why is this important? क्यों हम ये Gini coefficient पे स्ट्रेस कर रहे हैं? Why are we checking this? That is because inequality समझने के बाद हम देख सकते हैं कि this is affecting social stability, the economic growth, the effectiveness of government policies. All this matters. That is why you need to get a clear picture of inequality, ताकि schemes उनको ही मिले जो deserving करते हैं, right? Deserve करते हैं. Further, when you misread inequality, this can lead to bad policies, or imagine the rich people getting policies, okay? This will further increase the inequality gap, है ना? और भी ये rich हो जाएंगे, poor will be even more poor, so this is going to create the gap even more. तो हम सिर्फ Gini पे refer नहीं कर सकते. So what do we need to focus on? We can focus on a new alternative called as the Palma ratio. अब ये Palma ratio क्या है? Palma ratio it focuses on the top 10% and the bottom 40 to 50%, जहाँ पे inequality बहुत ही extreme होती है, इन पे focus किया जा रहा है. Okay. Further, studies show that income inequality in India is worse than the colonial times. Okay, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम से भी ये बुरा है. कैसे बुरा है? अगर हम देखें, जो 1% of the rich है, so you consider all Ambanis and Adanis and all of them together. तो अगर ये 1% of the population है, इनके पास जो 50% है, 50% ऑफ द बॉटम रैंकिंग लोग हैं. ओके, सो ये जो टॉप लेयर है, 50% जो पीपल है, इनका वेल्थ इनके पास है. That means the inequality that we see in India is actually very extreme than we see. So calling us the 4th most equal country will of course not be correct, right? But ये data देते हैं, so we can cite the data that is given by the World Bank. Let's proceed to the next article. How can cat bonds
प्लान फॉर अ नेचुरल डिजास्टर. नाउ इसके लिए आपको पता हो चाहिए कैट क्या है. इज इट समथिंग रिलेटेड टू कैट्स लाइक बिल्ली? द आंसर इज नो. इट मीन्स कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. तो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स का मतलब है एक हाइब्रिड बिटवीन इंश्योरेंस एंड डेट. A hybrid between insurance and debt. Okay, now let's understand in simple terms what it means. अगर मान लो a person A, okay, has taken this bond called as the cat bond. Okay, so उसके पास एक तो है cat bond, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड. ओके, और दूसरा है कोई उसने कंपनी से लिया. ना इन टाइम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, मान लो कोई स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड्स अफेक्ट होते हैं, राइट? When we see some global crisis happening, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड्स उसके पास हैं वो क्रैश होते हैं. बट कैट बॉन्ड अलग है. कैट बॉन्ड तभी अफेक्ट होता है जब डिजास्टर्स होते हैं. तो जब तक डिजास्टर नहीं होता ये बंदा बहुत कमाता है. But when the disaster happens, then he does not earn. Okay, so that is the meaning of cat bond. If a disaster occurs, the investor loses part or all of the bond amount. ठीक है, बट अगर डिजास्टर नहीं होता यहाँ पे क्यों तो इन्वेस्ट करेगा? तुम सोचोगे अरे डिजास्टर होगा तो पैसे तो मिस आउट करेगा ना, सो व्हाई विल समबडी वांट टू इन्वेस्ट? दैट इज बिकॉज यहाँ पे तुमको रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं. सो यू गेट वेरी हाई रिटर्न्स, हायर देन द नॉर्मल बॉन्ड्स. इन बॉन्ड से भी ज्यादा यहाँ पे तुमको पैसे. सो दैट इज व्हाट योर इट्स ऑल अबाउट रिस्क, राइट? तुम जब रिस्क करते हो तुमको ज्यादा पैसे मिलते हैं, बट ऑफ कोर्स वो रिस्की होते हैं. सो इफ देयर इज नो डिजास्टर, you get money. No disaster, you get money. So you pray that no disaster ever happens ताकि you get money. So that is the catastrophic bond. So India में अभी present नहीं है. Okay, so India does not have this bonds, and this is was mainly in the US. Okay, because major hurricanes आए थे 1990s में. तो इसीलिए टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द गवर्नमेंट्स और द इंश्योरेंस कंपनीज, इसीलिए इन्होंने कैट बॉन्ड लेके आए थे. तो इंडिया में नहीं है, और आर्टिकल वही कहता है कि इंडिया ऑल्सो शुड इन्वेस्ट और हैव दीज कैट बॉन्ड्स, बिकॉज इससे क्या होगा, ये गवर्नमेंट को थोड़ा, इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ा ये इजी आउट करेगा. दे विल गेट इंस्टेंट क्विक फंड्स, राइट? डिजास्टर हो गए, इनके पास फंड्स आए बिकॉज इन्वेस्टर्स ने ये बॉन्ड्स ले लिए हैं, राइट? इन्वेस्टर्स ने ये कैट बॉन्ड्स ले लिए, तो हमारे पास पैसे आए, गवर्नमेंट के पास पैसे आए, और उन्होंने उस डिजास्टर के लिए खर्च कर लिए. एंड जब डिजास्टर नहीं होता तो कमाने दो, राइट? सो यहाँ पे इश्यू कौन करता है, ये स्पॉन्सर कौन करता है? यूजुअली इट्स द गवर्नमेंट्स. ओके, तो गवर्नमेंट ये इशू करती है या कोई इंश्योरेंस कंपनी इसको देती है. यहाँ पे एक मिडिल मैन भी होता है, इंटरमीडिएट होता है जो इसको रेगुलेट करता है, कॉल्ड एज द वर्ल्ड बैंक और द एशियन डेवलपमेंट बैंक. ऐसे कोई बैंक्स होते हैं. और इन्वेस्ट कौन करते हैं? यू कैन बी द पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, फैमिली ऑफिसेस, ऑल ऑफ दिस कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर रिस्क. ओके, सो व्हाई आर दे इन्वेस्टिंग even if they are losing if it's a disaster? That is because डाइवर्सिफाई करना है. आई नो कि मैं गवर्नमेंट अगर स्टॉक मार्केट मेरा क्रैश होता है, एटलीस्ट वहां से तो मैं कमा रहा हूं, दूसरा एक चैनल तो मिलता है कमाने के लिए, राइट? नाउ दैट विल बी अ डिफरेंट केस. अगर डिजास्टर भी हुआ और स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश हुए, देन इट्स अ डिफरेंट केस. बट इमेजिन इफ द स्टॉक मार्केट क्रैशिंग इज जस्ट फॉर अ नेचुरल रीजन, देन it is still earning. That is the positive. तो इसीलिए आर्टिकल कहता है कि इंडिया शुड इन्वेस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स एंड डिजास्टर्स होते हैं, एंड वी हैव द गवर्नमेंट जो जिनको बर्डन नहीं लेना पड़ेगा, राइट? द मेजर बर्डन. फर्दर इंस्टेंट कैश उनके पास होगा, गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज, सो दे कैन मेनली adjust and ensure that the financial crisis of the country is not going bad. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है with regard to cat bonds, and that is all with today's daily news analysis of 10th July. I hope you've understood. Please do answer questions that I've added in the that I've added in the video in the comment section. Thank you so much for watching.